जय हिंद साथियों। अभी आपने ज्योतिष कक्षा में ग्रह, नक्षत्र और राशि के बारे में सामान्य जानकारी ग्रहण करी और हम अब नक्षत्र के अध्ययन को विस्तार पूर्वक लेते आ रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हमने आज का जो ये सूची मैंने तैयार करी है, तो इससे आपको ये अध्ययन मिलेगा कि नक्षत्र के अनुसार फल कैसे प्राप्त होता है। तो जातक के लिए नक्षत्र के अनुसार फलादेश करने के लिए ये एक सामान्य मैंने जो है इसको अपन बोले छांट करके मुख्यतः किस तरह का फल मिलता है जातक को, तो ये सूची तैयार की है। यहाँ पे आप इसमें देखेंगे इस सूची में कि नक्षत्र और इस नक्षत्र के स्वामी और उसका फल। विद्यार्थियों के लिए ये सूची ऐसे काम आने वाली है। देखें आप कि किसी जातक का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो हम उसको ऐसा देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है और इसका जो फल होगा वो ऐसा होगा कि विद्यार्थी और एक जिज्ञासु के रूप में वह जातक जो है समाज में प्रतिस्थापित होगा, यानी उसके अध्ययन करने की रुचि बहुत ज्यादा होगी। और स्वाभाविक है कि जब कोई अध्ययन करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसी श्रृंखला में फिर वो ज्ञानी भी होगा। तो ऐसे हम ये फलादेश करेंगे। तो ये विवरण जो है हम इस हिसाब से इस अध्याय में करेंगे। आप इस सूची को भली भांति देख लें और इसमें आप जो है अध्ययन करके इसे आप अपने हार्ड कॉपी में तैयार कर लें, जिस तरह से मैंने ये इसको शॉर्ट किया है। तो ये लास्ट में अभिजीत नक्षत्र के बारे में भी दिया है कि इसका जो स्वामी है वो भोर का सूर्य है और राजा रंक और मानी का यहाँ पे अभिप्राय है सम्मान चाहने वाला या स्वाभिमानी। ठीक है। और ये चूंकि दो प्रकार के अर्थों को निकालता है, यदि उसके अन्य ग्रह और राशियां सुरक्षित हैं या अच्छे योगों में शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो है अभिमानी भी हो जाएगा। अभी स्वाभिमानी रहेगा फिर अभिमानी हो जाएगा। तो ये आपको ये सूची काम आने वाली है। अब हम इसके दूसरे चैप्टर में जो है पंचांग लेकर के आए हैं। तो इस पंचांग के विषय में हम शुरुआत करेंगे। तो ये इसके आधारभूत कुछ तथ्य हैं कि काल रूपी ईश्वर के 5 अंगों को पंचांग कहते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये समझना होगा कि काल रूपी मतलब ये जो समय है, इस समय का भी एक मूल तत्व है, इस समय को संचालित करने वाला है और उसे हम यहाँ पे ईश्वर की संज्ञा देते हैं। तो उस समय को संचालित करने वाले ईश्वर ने 5 अंगों को समाहित करके पंचांग की रचना की है, ऐसा यहाँ पे अध्ययन है। और ये 5 अंग कौन कौन से हैं ये देखें आप। इन 5 अंगों में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो ये हमने अभी पिछले उसमें नक्षत्र के बारे में हम लगभग अध्ययन कर चुके हैं, इतना पर्याप्त है। और दिवस के बारे में भी ये जो है हम चर्चाएं कर चुके हैं। तो इसके अलावा जो भी और स्पेसिफिकेशन होगा हम आगे की कक्षाओं में शामिल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं तिथि की। तिथि के बारे में जो उल्लेख है शास्त्रों में, जो विचार है
वो इस तरह से है कि चंद्रमा के उदय एवं अस्त की जो काला अवधि है वह जो है वो तिथि कहलाती है। यहाँ पे आशय विचार करने का है विद्यार्थियों के लिए, जो ज्योतिष के नवोदित विद्यार्थी हैं, कि सूर्य से जो है तिथि का आकलन नहीं होता। इसका आकलन जो होता है वो चंद्रमा के उदय से होता है। तो चंद्रमा के उदय एवं अस्त की जो कालावधि है वह तिथि है। चंद्रमा की एक कला के बराबर एक तिथि होती है, ये विचारणीय है। ये तथ्य आप देख लीजिएगा, ये हमने लिस्टिंग भी कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रमा जब पूर्ण रूप से अस्त रहता है तो वह तिथि अमावस कहलाती है। और अमावस के बाद उसको काली रात भी कहते हैं, अंधेरी रात भी कहते हैं हमारी भाषा में। और अमावस के बाद से इस तिथि की गणना की जाती है। और अमावस के बाद जो पहली तिथि होती है जिसे हम प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, तो वो प्रथम तिथि है। उसे हम ज्योतिष में प्रतिपदा बोलते हैं। तो यह जो प्रतिपदा अमावस के बाद आती है उसे हम पहली तिथि के रूप में जानते हैं और उसे हम प्रतिपदा कहते हैं। वही जो तिथि है वो प्रारंभिक तिथि है और यहाँ से हम तिथियों का प्रारंभ करते हैं। और इस तरह से ये तिथियां जो हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक पक्ष वह जिसमें चंद्रमा जो है उगता हुआ है, और एक पक्ष वह जिसमें चंद्रमा की गति अस्त की ओर जाती है। तो जिसमें चंद्रमा उगने की स्थिति में होता है वो पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष होता है, और जिसमें चंद्रमा अस्त होने की स्थिति में जाता है तो वो कृष्ण पक्ष है। तो इस तरह से अमावस के बाद जो है 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं। तो इन दो पक्षों में एक पक्ष होगा अमावस के बाद शुक्ल पक्ष, और फिर उसके बाद फिर कृष्ण जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे अस्त होने लगता है और ये शुक्ल पक्ष में परिवर्तित होता है और इस तरह से पूर्णिमा आती है। तो यहाँ पे ये आपने तिथि के बारे में सामान्य जानकारी ली। तो ये मैं आपको बता दूं कि अमावस के बाद, फिर से विद्यार्थी इसको दोहराएंगे, इसको पुनर्स्मरण करेंगे कि अमावस के बाद जो प्रारंभिक तिथि होती है, पहला दिन होता है, उसे हम प्रतिपदा कहते हैं। और वहां से तिथि की शुरुआत होती है, तिथि का प्रारंभ होता है और 15 दिन तक यह जो है शुक्ल पक्ष के रूप में जानी जाती है, या इसको उजाला पाख भी कहते हैं। हमारी स्थानीय बोली में हम इसे उजाला पाख कहेंगे। और अंधेरा पाख और उजाला पाख, तो ये शुक्ल पक्ष हो जाएगा। और शुक्ल पक्ष समाप्ति के दिन जब 15वीं तिथि होती है शुक्ल पक्ष की, तो वह तिथि पूर्णिमा कहलाती है। पूर्ण चंद्रमा होता है उस दिन। तो उस रात जो है हम उसे शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि के रूप में जानते हैं, पूर्णिमा को। और फिर वहां से फिर प्रतिपदा होती है। ये दोनों पक्षों की तिथियों के नाम एक से एक जैसे हैं। यहाँ परिवर्तन क्या होगा, यहाँ फलादेश में जो परिवर्तन होगा वह केवल उसके पक्ष के प्रकार के आधार पर होगा कि उसका पक्ष शुक्ल है या कृष्ण है। तो ये यहाँ पे विचारणीय है। अब यहाँ पे देखें, आपके तिथियों के आधार पर भी हम जातक के भविष्य के बारे में फलादेश कर सकते हैं। और इस फलादेश को देखें आप यहाँ पे, जैसे प्रतिपदा को जो जातक जन्म लेते हैं, कुसंगति उनके साथ जो है जुड़ जाती है। अर्थात वह ऐसी संगत करते हैं जो उनके हित में नहीं होती, परंतु उसके बाद भी वह बुरी संगत में फंस जाते हैं। और इसी प्रकार से ये व्यसन के रूप में जो है वो नशाखोरी करने लगते हैं। तो ये प्रतिपदा के दिन जन्म लेने वाले
जातकों का जो है प्रतिपदा तिथि के जातकों का ये फलादेश आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये द्वितीय तिथि के बारे में हो गया। द्वितीय तिथि में जब जातक जन्म लेता है तो वो व्यभिचारी हो जाता है, मतलब इसका चारित्रिक संबंध है। शब्द का जो अर्थ है वो चारित्रिक अर्थ है। व्यभिचार का मतलब होता है कि हटके, समाज से हटके जो आचार है वह होता है। और जैसे तृतीया को जन्म लेने वाला जो जातक होगा वो द्वेष करने वाला होता है और विकल होता है, अधीर होता है और पेशेंस नहीं होता उसमें। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ये आप देखेंगे भली भांति। ये आप इसको इसके आधार पे आप एक हार्ड कॉपी तैयार कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो आपके काम आएगा जब आपको लगे कि इस तिथि में कौन सा फलादेश किया जाना उचित होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपने फलादेश को जान लिया। फलादेश के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि तिथि संज्ञक, अर्थात तिथियों का अलग अलग जो है नामकरण किया गया है। तिथियों का अलग अलग विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, तो ये आपको जान लेना जरूरी है। तो ये मैंने एक साधारण सी सूची बना दी है, ये बहुत काम आने वाली है आपके लिए। जैसे प्रतिपदा, यहाँ 1 अंक का आशय है प्रतिपदा, और यहाँ 6 अंक का आशय है षष्ठी तिथि, और यहाँ 11 अंक का आशय है कि एकादशी तिथि। तो ये आपको समझने के लिए यहाँ पे जरूरत है। और 2 का अर्थ है द्वितीय, 7 का अर्थ है सप्तमी और 12 का अर्थ है द्वादशी। तो ये इस तरह से ये तिथि हैं। मैं आपको बता दूं कि इन तिथि संज्ञक में नंदा तिथि होती है, वो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी के लिए। फिर भद्रा तिथि होती है, वो द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी के लिए। फिर जया तिथि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। और फिर रिक्ता तिथि होती है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और पूर्ण तिथि होती है पंचमी, दशमी और ये है पूर्णिमा या अमावस। इसको आप जो है जहाँ 15 लिखा होगा तो ये अमावस होगा या पूर्णिमा होगा। अब ये यदि कृष्ण पक्ष की है तो ये अमावस होगी, और यदि ये शुक्ल पक्ष की है तो ये पूर्णिमा हो जाएगी। ये आपको स्मरण रखना जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं, ये मैंने जो चिन्ह लगाया है, ये नंदा तिथि जो होती है, भद्रा, नंदा, भद्दा और जया तिथियां जो होती हैं और पूर्ण तिथियां जो होती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं। इन तिथियों में जन्म लेने वाले जातक, इसके अलावा इन तिथियों में जो भी का आप काम करते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, तो वो इस हिसाब से इसके फलादेश करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो ये धनात्मक हैं, मतलब इनमें पॉजिटिव होती है। और रिक्ता तिथियों में जो है वर्जित होते हैं कार्य, तो ये इस हिसाब से इसको ऋणात्मक तिथि के रूप में हमने यहाँ पे उल्लेखित किया है। ज्योतिष के विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी के लिए ये मैंने ये सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है। अब रद्र, यानी इसका मतलब रद्द करने वाली जो तिथियां होती हैं, तो वो हैं कौन सी? इसको रद्र तिथि भी बोलते हैं, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी और नवमी। इसके बाद वर्जन जो होती हैं, तो वर्जन का मतलब होता है कि वो विशेष परिस्थितियों में उसे त्याग देना चाहिए। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को त्यागना चाहिए, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और अमावस को ये इसका त्याग करना चाहिए। अर्थात जो चतुर्दशी है वो अमावस में भी और शुक्ल पक्ष में भी त्याज्य है, ठीक है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तो वर्जित है ही। इसमें किसी भी प्रकार के आपको शुभ कर्म नहीं करना है, किसी भी प्रकार के आपको सिद्धिदात्री जो है वो कर्म नहीं करना, कोई साधना नहीं करना है, कोई अच्छी खरीद फरोख्त नहीं करना है, कोई अच्छे विचार नहीं करना है। तो ये इसमें क्योंकि वो अनुकूलता नहीं होती है। जब आप ऐसी तिथियों में, ऐसे समय में जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो वो समय की अनुकूलता नहीं होती है और वो हमारा जो काम है वो जो है फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को चाहिए कि ये विचार करके जातकों को बताएं आप। फिर सिद्ध तिथियां होती हैं,
सिद्ध तिथियों में मंगलवार के दिन, अब ये यहाँ पे दिन और तिथियों का जो संयोग बना करके हमने ये तिथियों का यहाँ पे विचार प्रस्तुत किया है, तो ये सिद्ध तिथियां हैं। जैसे मंगलवार के दिन यदि किसी भी पक्ष में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये यहाँ पे त्रयोदशी है, ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था, ये इसको नहीं आपको देखना है। तो त्रयोदशी, अष्टमी और तृतीया मंगलवार के दिन सिद्ध तिथि होती है। इस दिन आप कुछ भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बुधवार के दिन द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। गुरुवार को पंचमी, दशमी और अमावस्या पूर्णिमा। इसके बाद शुक्रवार को प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी। शनिवार को चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। ये सिद्ध तिथियां हैं। याद रखें, आपको मैं बताऊं कि ये रिक्ता तिथि होती है, पर इस रिक्ता तिथि का भी एक तोड़ है। यदि रिक्ता तिथि शनिवार के दिन है तो वह अपना जो नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त कर देती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।